नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, व्यापार से संबंधित चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, उन लोगों को ना व्यापार की हमसे अच्छी नॉलेज है। जैसे सुना तो होगा आपने सीए, सीएस। तो आज हमारे संग जो बैठी हैं सीएस कनिका गुप्ता जी, ये सीएस हैं और एमएसएमई कंसल्टेंट भी हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू व्यापारी टॉक्स। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, थोड़ा एमएसएमई के बारे में बताइए, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में। जी, बिल्कुल। मैं कंपनी सचिव और साथ में मैंने एमकॉम भी कर रखा है एकेडमिक्स में। एट प्रेज़ेंट मुझे 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है अपने सीएस की फ़ील्ड में। उसके साथ ही साथ पैन इंडिया बेसिस पर जितने भी आपने आपने सुना होगा एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़। तो इससे रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, तो उस सब में हम लोग अपना कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड दिस इज़ ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ये हमारा मेन टास्क है। तो मैम, आगरा आगरा में मतलब 12 साल से आगरा में ही हैं, कहीं और भी थी? मैं बचपन से आगरा में ओके, हूँ। बचपन से आप जी, आगरा में हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मैम से मेरी कैसे मुलाकात हुई। अभी हाल-फिलहाल में जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, उसमें मैम एक सेमिनार देने आई थी। सीएस के ऊपर ही था वो सेमिनार। तो मैं मैम से मिला, मैंने कहा, "मैम, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, इसलिए मैं आपको पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाहूँगा।" तो मैम ने कहा, "ठीक है, आ जाओ।" तो इसलिए आज हम आए हैं। तो मैम, जैसे कि हमारा ये व्यापारी टॉक्स का चैनल है, तो थोड़ा आप बताइए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, थोड़ा हमारे जो ऑडियंस है उसको बताइए थोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय पे हमें बिल्कुल ये बात कहनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को ना आप इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इवन गवर्नमेंट के द्वारा इतने नई-नई चीज़ें लाई जा रही हैं। ये बात हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, एक टाइम था जब ज़्यादातर जो बच्चे थे, स्पेशली क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में हाँ। बात कर रहे हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स क्या होता था कि बच्चा जब थोड़ा 12th पास होता था, उसके बाद से ही मतलब पेरेंट्स को भी था कि भई ठीक है भाई, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, तो ये कहीं न कहीं तुम अपना करियर कैसे बनाओगे? लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, चीज़ें थोड़ी-सी बदल रही हैं। कहीं न कहीं हम ये मानेंगे कि कोविड का भी इसका कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट आया है। और क्या चीज़ें बदल रही हैं कि अब लोग कहते हैं कि नहीं, आप स्किल बेस्ड कोर्स पे बात करो। यानी हुँ। कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, दिस इज़ समथिंग लाइक कि कि पैसा आपको डिग्री से कमाना है। वो नहीं मैटर नहीं करता, आपको स्किल डिग्री, क्या है आपके यस, पास। आपके स्किल क्या है और उसकी वजह से आप ये लगा लीजिए, सरकार ने अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग से हुँ, मिनिस्ट्री बना रखी है इसके मिनिस्ट्री लिए। ऑफ स्किल तो उसमें डेवलपमेंट। इतने सारे आपके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स इसमें दी जाती हैं। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम लोग सरकार के नज़रिए से देखें, तो वही है कि आप एक छोटे से छोटा भी अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सको, तो वो लाख गुना अच्छा होता है कि आप अपना खुद के पैरों पे खड़े हो, अपना खुद का रोजगार कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि भई हम जॉब को प्रमोट नहीं करेंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं या कुछ भी आप करते हो, तो बंदे का काम क्या, ऑब्वियसली कहीं न कहीं आपके एक सिक्योर्ड इनकम से ही होता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए ये आपके माइंडसेट पे भी कहीं न कहीं डिपेंड करता है कि आप सिक्योर्ड वे में अपना आगे अपना करियर चॉइस करना चाहते हो या फिर आप रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि बिज़नेस इज़ ऑलवेज़ कनेक्टेड विद द रिस्क ओनली। कि आपको स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा आपको लगेगा और फिर उसके बाद जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाते हो, अप एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं और फिर आप उसमें अच्छा ग्रो कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक डिफरेंट हो गया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को आप ये कह सकते हो कि आज के टाइम पे ना बिज़नेस भी एक ट्रेडिशनल स्टाइल का नहीं रह गया है। हाँ, अगर आप यूथ की डिफरेंट बात डिफरेंट करो, हो गया है। हाँ, यूथ की बात करो तो वहाँ पे क्या है कि अब जैसे मैंने बोला, कोविड के बाद आप देखो कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपका व्यापारी टॉक्स भी इनमें से एक है, आप कह सकते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो जनरली यू डोंट थिंक सो कि मुझे अगर अपना कोई सपोज़ कीजिए छोटा-सा कोई आपका व्यापारी अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मेरे को बस एक स्टोर खोलना है, एक जनरल स्टोर खोलना जो है ऑनलाइन भी और खोल वहाँ सकता से, है। हाँ, क्योंकि हमको पता है कि आज हमारे टाइम पर ये हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम अपना ऑनलाइन भी अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या है, आपको बस कुछ चीज़ें अपना सिलेक्शन करना है, कुछ प्रोडक्ट्स को आपको फ्लैश करवाना है। इतने अच्छे-अच्छे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इतने अच्छे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं आपके, जहाँ पे आपको इन सब का मैम, बेनिफिट जैसे मिलता कि है। एक चीज़ और है इसमें कि अब जैसे कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि अपना खुद का व्यापार स्टार्ट करें, ऑनलाइन ही करें। बट एक प्रेशर है कि आप यार पहले डिग्री ले लो आप, फिर आप स्टार्ट करना। एक मतलब कह सकते हैं पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर आ रहा है। तो आप उस पे क्या कहेंगी? देखिए, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी उन्होंने उनके जितना जनरेशन भी गैप उन्होंने है। देखा है, तो उनको ये बात पता है कि भई जॉब्स नहीं होती हैं या फिर जॉब उसी बंदे को मिलती है, जब आपने कोई स्पेसिफिक डिग्री ली रखी हो। तो यही एक डिफरेंस है, जो समय धीरे-धीरे जैसे बदलता चला जाएगा, तो आप देखेंगे कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा चेंज होते चले जाएँगे। आज के टाइम पे आप बात करो, आप जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, आप देखो ज़्यादातर कौन-सा सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है?
3 सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो गया, आपका ट्रेडिंग अलग हो गया और आपका सर्विस सेक्टर अलग हो गया। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर दैट इज़ द सर्विस सेक्टर ओनली। अब सर्विस सेक्टर में आप ही लगा लो, हर चीज़ पे आपको सर्विस मिलती है, हर चीज़। आप कुछ भी, आप कोई भी ऐसा काम, आप सोसाइटी की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उठा लीजिए, आप डेली लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम उठा लीजिए, तो हर आप चीज में देखेंगे आते जा रही है, हर बस। चीज। तो आप उस सर्विस को अगर आपने कहीं ना कहीं उसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दिया, तो दैट मीन टू से यू आर जस्ट पहले प्रोवाइडिंग आपको स्पेसिफिक कुछ सर्विसेज। जैसे राजस्थानी चीज पसंद आ रही है तो आप ले नहीं पाते थे क्योंकि आपको जाना पड़ता था। फिर Yes. आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, अमेज़न आया, स्नैपडील आया, फ्लिपकार्ट आया। आपको बाहर जैसे कुछ खरीदने जाना है खाने के लिए तो फिर ज़ोमैटो आ गया, स्विगी आ गया। ऐसे हर चीज में आता जा रहा है। अब आप देखो, एक नया, आपने देखोगे नया ऐप है ब्लिंकिट। मतलब ब्लिंकिट। उन्होंने क्या, मतलब USP मार्केट का क्या, उन्होंने एक केराचिन कप ऑन द होता है ना, केक ऑन द कप, चेरी होती है केक के ऊपर, उन्होंने क्या लिया है कि लास्ट मिनट, मतलब अगर आपको लास्ट मिनट में अगर आप कुछ भूल जाते हो तो आप हमें बताइए, हम तुरंत आपको वो चीज और वैसा नहीं कि वो पहुंचा नहीं पाते टाइम पे। उनका मतलब यूएसपी ये है कि टाइम पे पहुंचा देंगे, चाहे Yes. कितनी भी दूर आपका घर स्टोर से है। इसकी एक रीजन ये है कि उनके आउटलेट्स हर जगह है, उन्होंने पूरी सिटी को मेजर करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल। जैसे कि मैम इसमें गवर्नमेंट की क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या आप मतलब सेक्टर्स संभाल रही हैं इस समय? देखिए, अगर हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, सबसे पहली बात, अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो बिजनेस सबसे बड़ी बात, चाहे छोटा करना हो, मीडियम स्केल का करना हो, चाहे लार्ज स्केल पे जाना हो, बिजनेस बिना पैसे के नहीं हो सकता। सही बात ठीक है, चाहे आप छोटा सा भी, अगर आप एक अपना ऑफिस खोलते हो या फिर आप अपना कोई दुकान खोलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। और पैसे का भाई सीधी सी बात होती है कि पैसा बोलता है कि भाई आप पहले कहीं ना कहीं से आपको पैसा अरेंज करना पड़ता है, सही क्योंकि अगर बात आपके है। पास खुद नहीं है पैसा तो। इनिशिएटिव के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कहीं से। बिल्कुल। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, देखिए सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और लोगों को, कई सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। नहीं होती है, बिल्कुल आज नहीं के होती है। टाइम पे मैं आप बिल्कुल आपको उसी बात पे अच्छी बात है कि आप मेरे पास आए, और क्योंकि हम इसी बात का कंसल्टेंसी बिल्कुल, देते हैं। इंडिया में आज के टाइम पे आप देखो 52 या 53 मिनिस्ट्रीज हैं, और हर मिनिस्ट्री, देखिए मिनिस्ट्री बनाई क्यों गई, कोई भी मंत्रालय सरकार की तरफ से क्यों बनाया जाता है? ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशंस बनाने रेगुलेट के करने लिए। के लिए कोई और तरह से। जिस ट्रेड से रिलेटेड या फिर जिस सेक्टर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री बनाई गई है उसको प्रमोट करने के लिए। अब जो खेल मंत्रालय है वो खेलों को प्रमोट करेगा। अगर कोई कोयला का, एक कोयला मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, वो कोयले के बिजनेस को प्रमोट करेगी। एक एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री आपका एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी। लेकिन एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाई गई सरकार के द्वारा जो सारे सेक्टर्स को डील करती है। चाहे आप एजुकेशन से आते हो, चाहे आप कपड़े के व्यापारी हो, चाहे आप जूते के व्यापारी हो, चाहे आप किसी सर्विस सेक्टर से आते हो, और उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। एमएसएमई। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है? पहली बात तो एज अ स्टार्ट, अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट 3 तरह से आपकी हेल्प करती है हमेशा। पहली बार गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है? गवर्नमेंट आपको देती है फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन, और कई जगह पे आपको वो सब्सिडी, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलता है वो भी। बिल्कुल। तो एक आपको क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। सेकंड गवर्नमेंट आपको क्या करती है? सेकंड आपको गवर्नमेंट करती है कि आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है अपने लोन्स पे, तो उसको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देती है, यानी कि इंटरेस्ट आपकी कम कर देती है। बहुत कम होती है, काफी कम होती है। यस। और जो थर्ड वाला जो है वो क्या करती है गवर्नमेंट, कि आपने सपोज कीजिए कहीं आप खर्चा करके आए हैं, ठीक है, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट आपको उसका रीइंबर्समेंट देती है। 3 तरह से गवर्नमेंट हमेशा काम करती है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सब्सिडी के फॉर्मेट में, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन करती है, और थर्ड जो मैंने आपको बताया रीइंबर्समेंट क्लेम्स आप लगा सकते हो, तो गवर्नमेंट से वो पास हो जाते हैं और आपको पैसा आपका मैम एक वापस मिल जाता है। एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल। इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। उसमें देखो यार, मैंने जितना सुना है कि कोई पैसे नहीं लगते एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में, बिल्कुल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, लोगों को क्यों करवाना चाहिए? हाँ, मैं वही थोड़ा, मैं इससे पहले मैं एमएसएमई का थोड़ा Okay, क्लियर करना चाहूंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया 3 तरह से आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अगर आपको कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, कोई भी, या फिर आप ऑलरेडी हाइक पर जा रहे हो, अच्छा आपका बिजनेस है, पर एकदम से सडन आपके पास थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है, इन एनी सर्कमस्टेंस, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड सेक्टर देखो कि आप किस सेक्टर में आते हो। ठीक है, जैसे कपड़े का बिजनेस मान लीजिए कोई कर रहा है, तो शर्ट बना रहा है, कपड़ा भी मत समझिए, कुछ शॉर्ट में बात करते हैं, मान लीजिए कोई टी शर्ट बना रहा है, ठीक है। तो टी शर्ट का बिजनेस किस सेक्टर में आता है? तो हम बोलेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में आता है। और टेक्सटाइल सेक्टर में आता है तो टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप जाओ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की वेबसाइट पर, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की वेबसाइट को आप पूरा देखो। आप सबसे पहले ये देखो कि इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है। दैट मीन टू से इफ आई वांट टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल बिजनेस, सो इन दैट केस व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट रजिस्ट्रेशंस, काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज आर एप्लीकेबल ऑन माय बिजनेस। सबसे पहले मुझे ये चेक करना चाहिए। और ये चीज कैसे पता चलेगी? जैसे हम सब लोग थोड़ा बहुत जो जानते भी हैं,
अगर सपोज कीजिए किसी को मेडिकल लाइन में बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या लगता है, ड्रग लाइसेंस लगता है। अगर हम सबको पता है अगर किसी को फूड चेन के बिजनेस में जाना है FSI का लाइसेंस लगेगा। तो आपको क्या लगता है, FSSAI। किसने बोला ये बोला उनकी मिनिस्ट्री ने। ये किसने बोला, उनकी मिनिस्ट्री ने बोला। तो आप उस मिनिस्ट्री में आपको सब कुछ नोटेड है कि इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस तो आपको ये सब आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी लगती है। और आगे चले जाइए, कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो और आपको करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पजीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, इनकम टैक्स तो सबका लगता है, आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप इंडिया में ये business वाला है, जो कॉन्सेप्ट आपने छेड़ा इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं है मेरे पे, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। और तीसरी चीज कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना चाहते हो तो भाई आपको वहां पे क्या लगता है, आपको लगता है वहां पे आईसी कोड, यानी कि आपको उसकी मिनिस्ट्री से बात देखना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। यस। तो अब क्या है मेन चीज कि एक तो आपने अपनी खुद का जो भी सेक्टर की मिनिस्ट्री आपने वो वेबसाइट विजिट किया, और दूसरा आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मिनिस्ट्री फॉर एमएसएमई की वेबसाइट को बिल्कुल विजिट कीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या कहती है कि हम सबके लिए, सारे बिजनेसेस के लिए काम करते हैं। अब आते हैं कि किस तरह से काम करते हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो क्या है कि देखिए बिजनेस पे हेल्प होगी किस तरह से, जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, या तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, या आपको इंटरेस्ट सब्वेंशन देते हैं, या फिर आपको रीइंबर्समेंट क्लेम प्रोवाइड कर देते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब होता है सीधे सीधे लोन से, आपको लोन देते हैं, बिल्कुल आपके बिजनेस को करने के लिए लोन आपको प्रोवाइड करती है। आपके खुद की हो सकता है जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें ऐसा कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हो जहां पे अगर आप वो बिजनेस करते हो तो उसमें आपको इतना लोन मिलेगा ऑन सब्सिडी। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोन तो सब देती है, सारी बैंक का मेन काम भाई लोन है, लेकिन क्या है कि अगर आप सरकार के थ्रू जाते हो तो लोन आपको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है, या फिर उस पे कैपिटल सब्सिडी आपको मिल जाती है, या फिर किसी और तरह से तो मिल ये जाता है। सब्सिडी का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है? हाँ, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को आपको उस सेक्टर को प्रमोट करवाना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई बैंकों में तो ऑलरेडी ये सब चीजें चली रही हैं, बट अगर गवर्नमेंट को कुछ उसमें बेनिफिट देना है उस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सपोज कीजिए 10 लाख का किसी ने लोन लेना है अपने बिजनेस के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि 25% आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे हम सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे। तो सब्सिडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 10 लाख का आपने लोन लिया, आपको सैंक्शन आ गया, 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए का आपके अकाउंट में है, ठीक है, गवर्नमेंट एफडी कर देती है, और इसका एक टाइम पीरियड होता है, जनरली टाइम पीरियड होता है आपका होता है 3 साल के लिए। 3 साल तक वो जो अमाउंट है वो आप निकाल भी नहीं सकते, तो आपके अकाउंट में, लोन अकाउंट में आपका सेफ रखा हुआ इन द फॉर्मेट ऑफ एफडी। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका साइकिल भी देखा जाता है, आपका रीसाइकिल कैसा, आप पेमेंट रीपेमेंट कैसे कर रहे हो, यस, आप रीपेमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं कर पाते हो इन 3 सालों में तो फिर उसी से तो पैसा निकाला जाएगा ना। और अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप टाइमली सारी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो फिर वो 3 साल के बाद आप उसको एनकैश कर सकते हो उस एफडी को। तो आपका इफेक्टिवली लोन कितने का पड़ा, 7.5 लाख का पड़ा, 2.5 लाख का आपको वहाँ बेनिफिट हो गया। अब बात करते हैं बहुत सारे आपके, आप ये देख लीजिए 3 स्टेजेस हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। एक होता है कि जब आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, यानी कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कोई भी मेरा बैक सपोर्ट नहीं है, लेटर सपोज, और उसके साथ ही साथ बस मुझे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी मान लीजिए मैंने कोई डिप्लोमा कोर्स किया इसलिए मुझे थोड़ा बहुत बिजनेस का आइडिया है, फिर मैंने कहीं जॉब की है तो बिजनेस का आइडिया है, बट मेरे पास बैक सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है मेरा, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक स्कीम है जिसका नाम है आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, अच्छा, ठीक है, पीएमईजीपी, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये स्कीम बनाई ही सिर्फ फ्रेशर्स के लिए गई है। अच्छा, अगर कोई फ्रेशर है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के ये स्कीम एप्लीकेबल है, सबसे अच्छी बात, वेबसाइट पे जाइए डायरेक्ट pmagp.gov.in, आप इसकी वेबसाइट विजिट कीजिए, और उसमें ऑनलाइन आवेदन आपको करना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, सिंपल बहुत एप्लीकेशन होती है, छोटा सा इसका एक डीपीआर होता है, मतलब आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन देनी होती है। आप खुद का भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ग्राफ कैलकुलेशन करोगे ना कि कितना लगेगा और कितना जाएगा, तो बस आपको एक बजट देना होता है, और उसके बाद आपकी फाइल आगे हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में एक आपका डीआईसी, वो स्टार्टअप के लिए बेसिकली, वो स्टार्टिंग जो बिजनेस करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। मैं फिर आपसे, अच्छा, मतलब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस उसके लिए नहीं है, एग्जिस्टिंग के लिए भी है, लेकिन उसके लिए पहले आप स्टार्टिंग होनी चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, जैसे फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फ्रेशर चाहिए, बहुत ही मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन है, 18 साल से ऊपर आप होने चाहिए, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी अप्लाई कर सकता है, और आपका जो बिजनेस है वो आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, अगेन ना अमलगमेशन होना चाहिए, ना किसी से मर्जर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहा था आप उससे अलग होके आए हो, वो बिजनेस नहीं कर सकते, आपको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आप एज अ फ्रेशर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर जिले में एक आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड प्रमोशन सेंटर होता है,
ठीक है, जैसे अब आगरा में है, अभी हम लोग आगरा की बात करें तो आगरा में आपकी नुनियाई में ही है अच्छा, ऑफिस। तो इस ऑफिस में आपको वो आगे मतलब फाइल आप आपकी ये कह मूव ऑन सकते होती हैं कि है। नया कॉन्सेप्ट है, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर ही यस, ये और है लोन बिल्कुल, वगैरह। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 50 लाख रुपए तक का आप लोन जो है अप्लाई कर सकते हो, अच्छा, और सर्विस इंडस्ट्री में आई थिंक 20 की लिमिट है, 20 तक का आप लोन अप्लाई कर सकते नहीं स्टार्टअप के लिए तो बहुत अच्छी लिमिट है। हो। ये और सबसे अच्छी बात क्या है इसके साथ ही, एक तो आप लोन आपको मिलता है, लोन के लिए फाइल आपकी बैंक से प्रोसेस होगी, हम्म, और वो भी आपको ही बताना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे कि आप किस बैंक में फाइल मूव ऑन करना चाहते हो। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात है इसमें जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आप गवर्नमेंट से लेते हो तो आपको सब्सिडी मिलती है इसमें, ठीक है। तो जो सब्सिडी है वो भी अलग अलग है। रूरल से अगर आप आते हो तो आपकी थोड़ी ज्यादा है, और अर्बन कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो, या जो हमारा आगरा के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर आपका ये समझ लीजिए थोड़ी कम है। और लेकिन अगर आप वुमेन हो, SC ST कैटेगरी से हो, तो भी ज्यादा है। यानी कि अलग अलग इसकी लिमिट है, उसका बेनिफिट 15%, अलग है। 25%। रूरल कैटेगरी में जाते हो तो 35% तक इसकी आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये एक आपका, और जैसे आपने बोला कि एग्जिस्टिंग नहीं कर सकता, एग्जिस्टिंग ऐसे कर सकते हैं जैसे मान लीजिए मैंने अभी ले लिया, मान लीजिए मैंने एज अ फ्रेशर अभी ले लिया, और 3 साल के बाद मुझे लगता है कि मुझे लोन को और एनहांस करना है, मुझे और पैसे की जरूरत है, तो वो एग्जिस्टिंग पर्सन फिर से अप्लाई कर सकता है जिसने ऑलरेडी फ्रेशर में लोन लिया। अच्छा, तो उसमें उसकी लिमिट 1 करोड़ रुपए तक है। आप 1 ईयर तक का लोन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रैक, आपने कैसा किया, आपने बिजनेस में कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे आपको 1 ईयर तक का इसमें मिल जाता है। तो मैम जो एमएसएमई है ये खाली मतलब अब हमारे जो यूथ है उसके लिए काम करता है, जो हमारे मतलब या आप कह सकते हैं एजेड हैं, मतलब जो सबके भी लिए, सबके लिए मैंने बोला ना everybody? मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम का तो कुछ रूल है ही नहीं। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए क्योंकि फ्रेशर कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे 40 ईयर्स से 50 ईयर्स का कोई पर्सन है, उसने पहले जॉब की थी, अब ही और शी वांट्स टू स्टार्ट हिज और हर ओन बिजनेस, सो ही और शी कैन अप्लाई हम एक चीज आल्सो। और है ना कि अब जैसे कि आप हैं या मैं हूँ, हम लोग तो एक्टिव रहते हैं, कि हमें मालूम है आप तो बहुत ही एक्टिव रहती हो, और हम भी थोड़ा बहुत तो रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं जो बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते वो कैसे अवेयर हो उसके बारे में? नहीं तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। कोई भी सरकार कुछ भी अगर स्कीम लॉन्च करेगी तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में बिल्कुल आता है, उसको पब्लिश करता है। अच्छा, क्यों की जाती है पब्लिश? देखो, अगर सबसे बड़ी बात, स्कीम आती है ना तो उसके साथ आता है उसका टारगेट। भाई आपने सपोज कीजिए सरकार ने किसी प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए, छोटी बात करें, 50 करोड़ की फंडिंग के लिए बात की है कि 50 करोड़ रुपए हम सिर्फ इस काम के लिए देंगे और हम इस पर खर्च करेंगे, तो उनको वो अमाउंट भी खर्च करना है, और इतने वो टारगेट होता है कि इतने हम यूनिट्स को बेनिफिट देंगे। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? प्रचार करती है उसका। और प्रचार कैसे किया जाता है? मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर फ्लैश होगा, या फिर आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चल सकता है। जनरल सेंस में अगर मैं बात करूं, अगर आपको पता करना है, तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, और जनरली सबको ये चीज करनी चाहिए कि आप, वही मैंने बोला, आप जिस बिजनेस की कैटेगरी में हो उसके सेक्टर से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को टाइम टू टाइम विजिट जरूर करना चाहिए। तो जिस भी बिजनेस आपको में है उसमें अपडेटेड अपडेट। रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। वहां से आपका एक बेस्ट होता है। आपने देखो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आई विल सजेस्ट कि जो साइड में आते हैं न्यूज एंड अपडेट्स, आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख लीजिए, कुछ नहीं करना, 5 मिनट लगते हैं। तो अगर कुछ भी नया आया होगा पता चल जाएगा आपको। तो उस पे आया होगा, आप उस पे देख सकते हो। तो ये मैम अभी रिकमेंडेशन। हाल ही में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनने भी एक डिसीजन लिया है कि इस साल के एंड तक जो हमारा आईटी एक्ट 1961 है उसको अबॉलिश कर देंगे। तो जो हमारा न्यू एक्ट आ रहा है आपका डीटीसी है, डायरेक्ट टैक्स कोड एक्ट 2025, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेसमैन पे, जो बच्चे सीए सीएस की तैयारी कर रहे हैं उन पे, और काफी जो रिलेटेड है इस लाइन से? ये समझ लीजिए कि अब तक ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का लॉ है ना, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। इंडिया में जितने केसेस हैं, इवन अगर मैं जुडिशरी सिस्टम की बात करूं, तो वो मतलब इतने ज्यादा पेंडिंग है कि अगर एक साथ एक महीने में बैठ जाए तो भी वो उसका निपटारा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जीएसटी आया, पहले हमें पता है वैट था, हर स्टेट में अलग अलग। जीएसटी की बातें भी कितने सालों से चल रही हैं, फिर आप आया है। अब आया, देखिए, तो वही चीज है, लेकिन शुरुआत में काफी विरोध भी हुआ। आपने और अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी में लागू हुई नहीं है। यस, अभी भी ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं मतलब जो खोली नहीं है अभी, तो मतलब इतने से व्यापारी इतना परेशान है जीएसटी के बारे में, तब वो खोली जाएंगी तो अलग ही लेवल का हो जाएगा फिर तो। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिस्टल करो वर्क को।
जो चीज़ें पहले आई डोंट नो, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कैश ट्रांज़ैक्शंस हो जाया करते थे। और ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, अब सब ऑनलाइन किया जा रहा है, ट्रांज़ैक्शंस को ऑनलाइन किया जा सब रहा है। डिजिटलाइज। तो जैसे ही डिजिटलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक, जैसे अकाउंट्स भी आपको पता होना चाहिए, आईटीआर फाइल करते थे, तो 2-3 अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। अब कैसे होगा? आधार से लिंक करने का रीज़न ये है। अब तो सब उसमें कुछ होता ही नहीं एक है। यूनिक आईडी हो जाएगी। तो ये यही टैक्सेशन है। आज भी अगर हम लोग टैक्सेशन के बारे में बात करें, तो इनकम टैक्स में क्या अलग-अलग स्लैब थे, है ना? अभी भी हैं, अलग-अलग स्लैब्स हैं, इसके लिए इनकम पे ये लगेगा, उसके लिए वो लगेगा। आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्म फाइल करना है, आप सैलरीड हो तो ये फॉर्म, इसकी जैसे हमने जीएसटी में किया गया, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्मिटी लानी जाने की कोशिश की जाएगी। स्टार्टिंग में देखिए हर चीज़ टफ होती है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम तो लगता आदत में आ जाता है, है, हैबिट में आ डिफिकल्ट जाता है। लगता है, लेकिन हाँ, लेकिन इट्स लाइक अ, अगर हमने उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैम स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? अब जैसे जो जिनके एग्जाम है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, अब क्या वो क्या कर रहे हैं फिर इस जो इसमें है कि ये भी नहीं पता है कि आईटी एक्ट आएगा या आपका डीटीसी एक्ट आएगा, वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में? देखिए, उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट में बताया गया है। तो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी बता रखा है कि आपके पास आता रहता है टाइम टू टाइम, कि जो आने वाला है या फिर जो आपके सिलेबस में आएगा, अभी आपको वही पढ़ना है। क्योंकि आ भी जाएगा ना, तो उसका जैसे होता है, जिस दिन वो एक्ट आपका पास होता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी 6 महीने या फिर 1 साल बाद से इम्प्लीमेंट होता है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि तब तक तो आपको वो पढ़ना ही नहीं है ना, तब तक तो आपको जो और चीज़ वैसे आई ही नहीं, जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत उसमें ये है कि हाँ, 2026 से लागू लागू होगा। होगा। अभी 2025 हाँ, बेफिक्र होके बैठे रहो। यस। तो मैंने कहा मैम से कंफर्म कर लूं उसके बारे में, और क्योंकि लागू होने के बाद हाँ, एकेडमिक्स में सबसे लास्ट में आता है फिर वो हम्म, चीज़। पहले इम्प्लीमेंट होता है, हाँ, फिर बिज़नेस में देखा आता जाता है है। कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी यस, सोसाइटी फिर कंट्री एकेडमिक्स पे। में उसमें उस पे अपने लोगों के अलग-अलग व्यूज़ निकलते हैं, फिर उस पे बुक्स लिखी जाती हैं, और तब तब जाके फाइनली वो स्टडी मटेरियल का पार्ट बनता है। तो इट विल टेक टाइम। अब भैया हमारे जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं बहुत वेट कर रहे होंगे, इतनी देर से पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अब चलिए पूछते हैं, जो सब आप लोगों को सुनने का बहुत ज्यादा वेट है। मैम अपनी सीएस की जर्नी के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमारी ऑडियंस को। सीएस की जर्नी देखिए किस तरह से रही। पहली बात तो सीएस की एक बड़ी अच्छी खासियत है, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं आफ्टर 12th आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 11th में ही हमारे अकाउंट्स के जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि बीइंग फीमेल और अकाउंट्स अच्छा था। पहली बात, सीएस के लिए एक बड़ा मिथ है कि कहते हैं कि थ्योरी हो या लड़कियां ज्यादा सीएस में जाती है, बट ऐसा नहीं हाँ है। मैम ये है, हाँ, इसमें ये कुछ लोग तो ये कहते हैं कंप्यूटर साइंस है ये। नहीं, मतलब वो तो लोगों में क्या है ना, हाँ अभी अवेयरनेस नहीं अवेयरनेस, है। ये दिस इज अ लैक ऑफ हम्म, अवेयरनेस। बट ऐसा नहीं है, अभी चीजें बदल रही हैं, मैं फिर हम्म, बोलूंगी। और इसके पीछे ना मुझे लगता है जो सबसे मेन वजह है, सीए का जो एक्ट है आपका 1949 से चला आ रहा है, हमारा एक 1980 का है। और कहीं ना कहीं कंपनीज की जो इम्पोर्टेंस है, पहले क्या होता था, आपका जो बिजनेस होते थे ना, जो इंडिया में कैटेगरीज होती थी, वो होती है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप होती, कंपनीज कॉर्पोरेट्स, इन पे कोई बात ही नहीं करता था। बट उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए चीज की इम्पोर्टेंस जब से आई, जब से कंपनीज के बारे में लोगों को इंटरेस्ट आया कंपनी कि हाँ एक्ट 2013 का वो है। बिल्कुल। तो उससे पहले हमारा 1956 हुआ था, अच्छा, कंपनीज एक्ट वो तो था 1956। लेकिन इसके बाद ज्यादा बढ़ी है जो ये एक्ट है हाँ, उसमें कई सारे अच्छे वेलकम स्टेप्स लिए गए फॉर द कॉर्पोरेट्स स्पेशली। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि हाँ जी, हमें कंपनीज बना के बिजनेस करना चाहिए। और जैसे मैं गवर्नमेंट कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मैं बार-बार ये बात ज़रूर बोलूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होते हैं, जहाँ पे आप एलिजिबल तभी होते हो जब आप एक कंपनी या फिर आप एक एलएलपी होते हो। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप यानी कि छोटी तरह से बिज़नेस कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हो अभी भी, या पार्टनरशिप में बिज़नेस चला रहे हो, पहली बात इसके पीछे रीज़न भी होता है ना, क्रिस्टल नहीं होते हो। आपका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, कहीं आपको ऑनलाइन चेक नहीं कर सकता। कंपनी का तो क्या पूरा डेटा आप खोल के रख सकते हो, कोई भी व्यूअर देख सकता है, तो उसमें वही आपकी नहीं है, वेबसाइट पे विज़िट ट्रांसपेरेंसी करके। है। तो जो ट्रांसपेरेंसी होती है आज के टाइम पे, वो बड़ा मैटर करती है। आप चाहे बैंकर्स हों, आप चाहे इन्वेस्टर्स हों, आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, हर जगह पे वो ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है। यही वजह है कि कॉर्पोरेट्स का जो रुझान है कॉर्पोरेट्स की तरफ, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो यही वजह है कि हमारा 11th में हमने ये एक बार हमारी सर से डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये मैम सीएस का कर मतलब सकते स्ट्रांग हो। बिलीफ बन गया कि अब यही करना है तो। मैं फिर से बताऊंगी कि उन्होंने क्यों सजेस्ट किया। अपने एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स करके कोई सब्जेक्ट होता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। यस। तो वो जो था, उसमें क्या करना होता है आपको, आप वैसे तो थ्योरी बोलते हैं, हम उसको बोलते थ्योरी है, लेकिन मेरे लिए क्या था, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए कि
उसको समझ लीजिए और अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कीजिए। वही रट्टा नहीं सबसे मारना है, अच्छी, मतलब समझ के अपने वर्ड्स में लिखना है। सबसे अच्छी बात होती है। तो मैं लिटरली आपको बताऊं, पूरा सीएस मैंने ऐसे निकाला है कि अगर आपके अंदर ये स्किल है, आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप बुक्स की लैंग्वेज में ना जाके आप चीजों को समझते हो, आप लोगों को इंटरप्रेट करना जानते हो, तो डेफिनेटली सीएस पढ़िए, आपको सीएस करना चाहिए। अब एक तो चीज और, जैसे एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है? सिंपल, देखिए आप ये समझ लीजिए, कंपनीज एक्ट हमारा 2013, उससे पहले 1956 था। कंपनी में क्या है, आपके रूल्स बहुत लगते हैं। अगर आप एक कंपनी बना रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर न जाने कितने सारे एक्ट्स और भी लग गए, और उसके साथ ही साथ आपकी कंप्लायंस पार्ट आपका काफी होता है, जो ऑब्वियसली सीएसई करता है। तो कंप्लायंस पार्ट आपका काफी सारा एक कंपनी में होता है। और इसकी जगह अगर हम लोग बात करें, जैसे पहले पार्टनरशिप फर्म चलता था, वहां पे कंप्लाइंस पार्ट कम था, बट क्या था, आर्टिफिशियल जो एक होना चाहिए ना, एक रोल होना चाहिए कि भाई ठीक है, पार्टनर आ रहा है जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे कंपनी में फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि ये क्या होता है, आपने सुना भी होगा, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आपका परपेचुअल सक्सेस, ये सब चीजें चलती परपेचुअल रहती होती है। है कंपनी। तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। तो पार्टनर में से अगर एक पार्टनर जो है उसकी डेथ या किसी वजह से वो छोड़ना चाहता है, तो पार्टनरशिप को आपको बंद करना पड़ता था। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि कंपनी कहती है कि कंप्लायंसेस ज्यादा है, पार्टनरशिप कहती है कि हम क्या नहीं है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक बीच का कॉन्सेप्ट निकाला गया कि एलएलपी लेकर आते हैं। 2007 में एक्ट आया था ये एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि आपकी जितने भी एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, बट कहलाएगी वो पार्टनरशिप फर्म। सो दैट वी कैन से दिस हैविंग द characteristics of both the companies and the partnership। ठीक है। और सबसे मेन चीज इसमें क्या है कि कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर हम लोग देखें, क्योंकि एलएलपी का एक्ट उसी हिसाब से चलता है, यानी कि जो भी कंप्लायंसेस हैं वहां पे ये आरओसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो मिनिस्ट्री है जिसमें आपको सारी कंप्लायंसेस जो फुलफिल करनी होती है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। लेकिन अगर हम लोग टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पार्टनरशिप की तरफ चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दैट। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम एंडिंग पे आते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, अभी इन्हें स्टार्ट नहीं किया है कि सीए करूं या सीएस करूं, मैम पहले बताइए कि ऐसे मतलब बच्चों की कुछ स्किल्स बताइए कि उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे सीएस की तरफ बढ़ना है या सीए की तरफ बढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई इसका नाम ज्यादा है, इसकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, ये वाली चीज है, ये नहीं है। यही नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि हम आजकल ये ज्यादा सोचते हैं कि भाई, और एक चीज और है, आपको मैं और थोड़ा इसमें वैल्यूएट करूंगी कि इसमें इतना मिल रहा है, इसमें इतना हाँ मिल रहा मैम, है, ये और है। इसमें इतनी सैलरी मिलती है, इसमें इतनी सैलरी मिलती है। आप लोग मानेंगे नहीं, एक सीए ऐसा भी है, होगा, मतलब आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट नो, बट बिल्कुल होगा, जो 20,000 रुपए मुश्किल से कमा रहे हो महीने के, और एक सीएस ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो दिस इज नॉट एक्चुअली, आप किसी भी, आई एम नॉट कंपेयरिंग अबाउट सीएस, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, आपकी जो खुद की स्किल होती है ना, डिग्री सब ने ले ली, चाहे आप सीए की लो, सीएस की लो, सीएमए की लो, एमबीए की लो, लेकिन उस स्किल्स को आप एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करके लेके जाते हो, आपका खुद का विजन क्या है, आपका खुद का करियर विजन होना चाहिए। और करियर विजन के लिए आपके पास एक चीज होनी चाहिए, आपके पास डिग्री आ गई। डिग्री आने के बाद कोई ऐसा भी होता है, मैं फिर बताऊं, जो आगरा में रह के फॉर एग्जांपल एक किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कंपनी में भी उसको खुशी है, चलो, और एक ऐसा भी बंदा होगा जो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, जिसको जाना ही मेट्रो सिटी में है, जिसको जाना ही, या हो सकता है आउट ऑफ इंडिया जाके उसको काम करना है, तो ऑब्वियसली उसका पे स्केल उसके कंपैरिजन में कहीं बनेगा ही नहीं, उसका बहुत हाइक पे होगा। तो ये आपके पर्सनल, आपकी चॉइस, आपकी स्किल्स, आपकी कैपेसिटी, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। और यही उस टाइम पे भी डिपेंड करता है जब आपको चॉइस करना होता है कि मैं क्या प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए, यानी कि सीए के लिए अप्लाई करूं या सीएस के लिए अप्लाई करूं, या एक और होता है हमारा सीएमए के लिए अप्लाई करूं, सीएमए, सीपीए काफी यस, या सीपीए हो गया, यस। तो अब ये बहुत सारे जो आपने अलग अलग, देखिए सबके एक अलग अलग खूबी है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा मैं बनूंगा क्या है, मैं बनूंगी क्या, उसके बाद मुझे क्या क्या करना है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब ये चीज 12th तक अगर मैं बात करूं तो हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मैंने अभी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश की थी। अगर मेरा मैथ्स अच्छा है, अगर मेरा मैथ्स अच्छा है, तो दैट मीन टू से कि मैं कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और अगर मैं कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, दैट मीन टू से यस, तो मुझे ऐसे प्रोफेशन को चॉइस करना चाहिए, उसकी तरफ मूव ऑन करना चाहिए जहां पे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा लगती है, यानी कि सीए, ऑडिट वगैरह ये सारी उसकी बात Yes. नहीं है।
है ना? आप टैक्स में चले जाओ, जीएसटी में, आपको जो भी काम करना है, आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद मेरे को काम क्या करना पड़ेगा। आपको अपने आप क्लियर हो और जाएगा। अगर आपको लॉ बहुत अच्छे लगते हैं, एक्ट्स बहुत Yes. अच्छे लगते हैं, तो लीगल कंप्लायंस एंड रेगुलेशन में आ जाओ, सीएस। बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको एक्सप्लेन, मैं तो बोलूँगी एक्सप्लेन करना। कहते हैं ना वकील से कोई जीत नहीं सकता, सही ऐसे बात हमारे है। सीएस के लिए बोलना बोलते बहुत हैं। सारा पसंद है। बस, तो अगर आपको वो चीज़ करनी पसंद है, इंटरप्रिटेशन करना पसंद है, तो ऐसे आप सीएस में बिल्कुल जाइए। इसमें एक चीज और है, मैं देखो मैं तो व्यापारियों से मिलता रहता हूँ, तो जो मैं सोचता हूँ बताता हूँ कि अब इसमें डिमांड और सप्लाई का भी बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल, ये जो भी है। सीए है ना, सीए मैं बुराई नहीं कर रहा यार, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं सीए, बट ना सीए बहुत है, आगरे में सीए बहुत है। अगर सीएस पे नोटिस करेंगे ना, तो सीएस की जो अभी सप्लाई है बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि कंपनीज जो ज्यादा हैं वो आपकी बाहर की मेट्रो सिटीज में है। तो इसी मारे अब जैसे कि मेरा फ्रेंड है वो कर रहा था, मैं पता है कि स्वर्णिम में 80,000 अभी टोटल सीएस हमारे पास, और 3.5 लाख करीब सीए है हमारे पास। तो अब आप कोई चीज समझिए जिसकी सप्लाई कम होती है ना, डिमांड उसकी ज्यादा होती है, तो आप खुद समझ गए इससे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बिल्कुल, पहली बात तो लॉ ने अथॉरिटी दी हुई है, और उसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एक्चुअली है ही कॉर्पोरेट का। आप कुछ भी बना लीजिए, आप एक स्टार्टअप बनाना चाहते हो, आप सबने स्टार्टअप के बारे में सुना होगा। स्टार्टअप की बेसिक कंडीशन क्या होती है? आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, आप एक एलएलपी होनी चाहिए, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, यानी कि कंपनी आती है उसमें। और जब कंपनी आती है फिर एलएलपी आती है, तो वहाँ पे सीएस का रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये जो कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी ही लगता है, और उसके लिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको सीएस करना चाहिए। मैम देखिए हमारे कॉलेज में आई, उससे ही मैं आपसे कनेक्ट हुआ। बिल्कुल। एक वाली चीज है, और मैम डायरेक्टली आई थी सीएस का बताने में कि आप लोग करो, क्यों नहीं कर रहे। एक फील्ड है कि बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज मैं इधर आया, मैम से मिलके काफी सारे हमने बात करी, और आगे हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा, काफी सारे सेशन होने वाले हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, व्यापारी टॉक्स में बहुत कुछ मिलता रहेगा। ठीक है मैम, तो एंडिंग करते हैं हमारे पॉडकास्ट की। थैंक यू, आप आई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मुझे पता चला अभी कि आप एक बड़ा अच्छा आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं, आत्मनिर्भर एंटरप्रेन्योर्स। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अपनी जर्नी जब लोग शेयर करते हैं, आप लोगों के बारे में जानते हैं, उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये चीज़ आप जो स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको हार्दिक मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी इसको लॉन्च मैम कीजिए। इससे दो चीजें हैं, एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो करना चाहता है उसको इंस्पिरेशन मिलेगी, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा, जो लोग कर रहे हैं उनको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, उनको प्रमोशन मिलेगा, उससे दोनों का बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट है, इसलिए हम इसको ला रहे हैं। और ऐसे ही हम एंटरप्रेन्योर्स लाएंगे। मैम आज आई हैं, ऐसी बहुत सारे प्रोफेशनल लोग आने वाले हैं। तो इसी के संग हमारे संग बने रहिए व्यापारी टॉक्स के संग। नमस्कार दोस्तों।